मेडिकल साइंस डॉक्टर्स और महसूस हो सकता है। इस वाले पार्ट में भी आप फील कर सकते हैं, चेस्ट में भी कर सकते हैं। इफ यू टच, आपको एक लम्प हार्ड सॉलिड मास महसूस हो सकता है। आइडियली मेडिकल साइंस डॉक्टर्स और एजेंसीज, जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूट वो रेकमेंड करते हैं सारी महिलाओं को अपने से रेगुलर फ्रीक्वेंटली ये डायग्नोसिस करना चाहिए। यू शुड टच देम एंड सेंस देम कि हार्ट लम्प तो नहीं है। ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं थी। दूसरा कॉमन सिम्टम है, आपकी चेस्ट वाले पार्ट में बहुत बार अनएक्सप्लेन पेन हो गई, यानी आपको नहीं पता ये पेन क्यों हो रहा है। बहुत बार लोगों को लगता है एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस के कारण हुआ है, या फिर चोट लगा होगा। हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक कैंसर के बारे में अक्सर बहुत सारे सेशन में हमने भी डिस्कस किया। कैंसर, कोई भी कैंसर का जो कॉमन सिम्टम्स है वो इतने कॉमन है कि लोग उसको अनदेखा करते हैं। सर्दी जुकाम लंबे टाइम तक होना, कमजोरी होना, इन सिम्टम्स को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो आपके सीने के पार्ट में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में अगर आपको लगता है पेन है और आपको नहीं पता पेन क्यों हुआ है, आपको चोट लगने का कोई याद नहीं कि आपको चोट लगा था, आप गिरे थे, आपको हीट हुआ था, यू जस्ट डोंट नो, ये भी कैंसर का सिम्टम, ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, स्वेलिंग भी हो सकता है, टेंडर रहेगा। आपके चेस्ट ब्रेस्ट के पार्ट में स्किन में आपको चेंजेस देखेंगे, रेडनेस हो सकता है, डिम्पलिंग हो सकता है, वहां में मोटलिंग हो सकता है, सोइलिंग, मल्टीपल लेयर ऑफ स्किन, स्किन इरोजन, कोई भी स्किन की चेंजेस अगर आपको वहां पे दिखते हैं, दैट कुड बी एक्चुअल ब्रेस्ट कैंसर। किसी भी एज में ब्रेस्ट कैंसर के दौरान निपल से एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल डिस्चार्ज हो सकते हैं, लोग इसको भी अनदेखा करते हैं, और लैक्टेटिंग फेज में लोगों को लगता है ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। चेंजेस इन द साइज और शेप ऑफ द ब्रेस्ट, ये जो कॉमन सिम्टम्स मैंने बताए, दिस आर सो कॉमन। आज भी अगर आप अपने नोन से, क्लोज लोगों से, फैमिली मेंबर से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इनमें से एक दो उनको है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी फीमेल्स हैं आप लोग इसका ध्यान रखें। जब भी आप लोग कहीं में भी हेल्थ की सेशंस या काउंसलिंग करते हैं, इसके बारे में जरूर बात करें। एक स्टडी में मैंने आपको दिखाया कि कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर और मोस्टली ऑल द कैंसर बहुत लेट डिटेक्ट होती है। एक और स्टडी स्टैटिस्टिक्स है 2015 से 2025 तक का। जो लाइट ब्लू कलर का बार है वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं, जो ऑरेंज बार है वो सर्विक्स के केसेस हैं, जो ग्रे कलर के बार है वो ओवरी की कैंसर है। 2015 में इट वाज बिलो 2 lakhs, 2 लाख के कम था। तीनों का मिला के आई थिंक इट विल पास समवर 1,70,000 न्यू केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, करीब 50,000 न्यू केसेस ऑफ सर्विक्स कैंसर, एंड लगभग 30,000, 80,000 और 1.5 लाख, 2.5 लाख के आसपास के टोटल केसेस रजिस्टर होती थी। 2025 में हमने बहुत ग्रोथ देखा, 2015 के मुकाबले 20 में लगभग नंबर ऑफ केसेस कम थे, लेकिन 2025 में नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर एमंग फीमेल बहुत ज्यादा हो गई है। 1,80,000 के मुकाबले ये करीब करीब 2,25,000 पे पहुंच गई ब्रेस्ट कैंसर। वहां पे सर्विक्स के कैंसर लगभग 80,000 के पास पहुंच गई, यानी 2,80,000 प्लस 80,000, 3,60,000, एंड अराउंड 50,000 केसेस ऑफ ओवरी कैंसर, ऑलमोस्ट 4,20,000 न्यू केसेस। सो हर हर साल इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि 2025 में लगभग 4 लाख के ऊपर के न्यू केसेस रजिस्टर्ड होती है फॉर फीमेल्स, डिफरेंट कैंसर्स। एक और स्टडी कहती है ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में बहुत ज्यादा सीरियस कैंसर इसलिए है, यहाँ में कुछ एक लुपिन फार्मास्यूटिकल के यहाँ पे उनका स्टैटिस्टिक्स है, जो नीचे वाला पॉइंट हम डिस्कस नहीं करते। अकाउंटिंग फॉर 14% ऑफ ऑल कैंसर्स इन वुमेन और ब्रेस्ट कैंसर, एक महिला को जितने भी कैंसर हो सकती हैं उसका टोटल 14%, इससे पहले हमने थोड़ा ज्यादा देखा था। एज द नंबर गोज अप, ये श्योर सर्टेन केसेस है, 28 में से एक महिला को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है।
ये बहुत रिस्की फैक्टर है। यानी 100 में से 4 फीमेल को लाइफ में कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। इंडिया में हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होती है। और इंडिया में हमारी जो फीमेल की हेल्थ एंड हाइजीन की बात है, थोड़ा सा सुनने में भी बुरा लगता है कि हमारे यहाँ पे सैनिटरी पैड लाने के लिए भी हम थोड़ा बहुत शर्म महसूस करते हैं। बल्कि ये छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप पब्लिकली बात करें, फैमिली में ओपन बात करें, हम फीमेल्स की बहुत सारी बीमारी को रोक सकते हैं एक्चुअली। सैनिटरी पैड लाना, गायनिकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात करना, पीरियड से रिलेटेड बात करना, किसी को भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं उसके बारे में लोग अपने लोगों को ही बताएंगे फैमिली में। देयर शुड बी स्पेस टू टॉक ऑन दिस। किसी भी महिला को अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, वो कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे कितने सारे महिला हैं उनको खुद भी नहीं पता। उनको लगता है पीरियड गड़बड़ हो गया, उनको लगता है तबीयत खराब है, पीरियड के इश्यूज हैं, प्रेगनेंसी का मैटर होगा, इसलिए उनको ब्लीडिंग हो रही है। बट दिस कुड बी अ साइन ऑफ सर्विकल कैंसर। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, अनयूजुअल डिस्चार्ज होना, बहुत बार लोग इसको लिकोरिया मानते हैं, बट दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ सर्विकल कैंसर। सो जिनको लिकोरिया है, महीने में ओवुलेशन के दौरान 2 दिन बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। लेकिन इसके ज्यादा अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रही है, दैट कुड बी काइंड ऑफ सर्विकल कैंसर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पेन की सेंसेशन होना, पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, पेल्विक पेन होना, ओवरी के कैंसर के सिम्टम्स हैं कि आपके एब्डोमेन में ब्लोटिंग और स्वेलिंग होगा। और अक्सर लोगों को लगता है गैस है, इनडाइजेशन है, कुछ गड़बड़ खाना खा लिया था, डिस्कम्फर्ट है। जब हम डॉक्टर तक पहुंचते तब तक लेट हो जाती है। कितने सारे केसेस आते हैं यंग एज में कि इनको ओवरी में सिस्ट है, पोलिसिस्ट है, या फिर वहां पे ट्यूमर्स पाए जाते हैं। फिर एक ही ऑप्शन रहता है कि आप उसको रिमूव करो। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, डॉक्टर ने कहा आपका डिलीवरी सीजरियन होगा लेकिन इसके साथ ओवरी को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ट्यूमर है, नहीं तो बाद में जाके खतरा हो सकता है। यानी फर्स्ट बेबी में ही आपने एक ओवरी को रिमूव कर दिया। ये तो बहुत बार ड्यू टू सम अदर रीजन पता चल जाता है। आपने प्रेगनेंसी का टेस्टिंग कराया, डिटेक्शन कराया, आपने सीटी स्कैन एमआरआई कराया, आपने यूएचजी कराया, तो पता चला वहां पे सिस्ट या ट्यूमर है, अदरवाइज ये पता ही नहीं चलता है। आइडियली हर फीमेल को हर 3-6 महीने में एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए लोअर एब्डोमेन का। पर्सिस्टेंट एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन, कमर और लोअर एब्डोमेन में हमेशा पेन रहेगा। बहुत बार लोग उसको गैस्ट्राइटिस, सीवियर एसिडिटी मानते हैं, पीरियड के क्रैम्प्स मानते हैं। डिफिकल्टी इन ईटिंग और फीलिंग फुल क्विकली, आपको खाने पीने में दिक्कत होता है और आपको लगता है पेट भर गया, जल्दी पेट भर गया। ज्यादातर लोग इस सिम्टम को, कि खाने में दिक्कत हो रही है और आपको लगता है पेट भर गया, ज्यादातर लोग इस सिम्टम को मानेंगे कि उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। कोई इसको सोच भी नहीं सकता कि ये ओवरी कैंसर का सिम्टम्स हो सकते हैं। होना, जल्दी जल्दी आपको पेशाब की फीलिंग्स आना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अगर तेजी से आपका वजन कम हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी साइन ऑफ ओवेरियन कैंसर। यूट्रस के कैंसर के सिम्टम्स हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद भी। मेनोपॉज के बाद भी अगर ब्लीडिंग होता है, बहुत बार लोग मानते हैं कि मेनोपॉज लंबा टाइम तक चलता है, सम टाइम इट कुड बी। लेकिन कोई भी चीज जो अनयूजुअल आपको लगता है, तुरंत इसके बारे में बात करें, डॉक्टर से संपर्क करें। पेल्विक एरिया में पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, यूरिन वॉशरूम आप जब यूज करते हो, वॉशरूम जब आप पेन की फील होना, बाउल मूवमेंट के दौरान, टॉयलेट यूरिन के दौरान आपको पेन होना। यहाँ में एक स्टेटिस्टिक्स है, राइट साइड में आप देख सकते हो। हर साल ऑलमोस्ट, ये भी थोड़ा ओल्ड डाटा है, इससे पहले हमने जो डाटा देखा था 2,20,000, वो लेटेस्ट डाटा है। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आप सब अगर ऐड करेंगे, सो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड एबव 4 लाख। हर साल हमारे फीमेल्स को 4 लाख से ज्यादा गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन की कैंसर डिटेक्ट होती है। ये ग्लोबल और हर तरह का कैंसर का स्टेटिस्टिक्स है, फिर भी मैं फीमेल वाला आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं।
तो कैंसर के जो रिस्क है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर के कारण आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। हमने लास्ट टाइम शायद बात किया था, प्लास्टिक इज ए कॉज ऑफ कैंसर, हमारे खाना पीना इज ए कॉज ऑफ कैंसर, हमारा लाइफस्टाइल इज ए कॉज ऑफ कैंसर। हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, खास करके जो लोग सिटीज में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास में, आपके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, उसमें से ज्यादातर चीजें कैंसरस हैं। प्लास्टिक धीरे धीरे पाया जाता है कि ये कैंसर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होने वाली है। सो एनाइन ऑन्को हमारे बॉडी को कैंसर को रोकने के लिए तैयार करती है। एनाइन ऑन्को में 9 बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और ये मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट हैं। ये सेलुलर एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अगर आपके इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव है, ऐसे केसेस में आपको ऑटोइम्यून डिजीज होता है, एलर्जी होती है, उसको स्लो करेगा। अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है तो आप आसानी से बीमार हो जाओगे, उसको भी नॉर्मलाइज करेगा। और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें 3 खास मॉलिक्यूल्स डाले गए या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट, गैनोडर्मा ग्रैपसीड, ग्रीन टी। डिटेल में नहीं जाते। ये तीनों प्लांट एक्सट्रैक्ट बहुत सालों से दुनिया के अलग अलग देशों के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में बहुत ही पावरफुल एंटी कैंसर एजेंट के हिसाब से इस्तेमाल होती है। ये एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसर है, हार्ट के लिए अच्छा है, सेल को ऑप्टिमाइज करता है। कैंसर सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में बदलाव से शुरू होती है, या फिर किसी सेल अगर डीएनए के गड़बड़ के कारण वो नहीं मर रहा है, जिसको हम लोग सेलुलर सेनेसेंस कहते हैं, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। फ्री रेडिकल्स के कारण भी हो सकती है। तो हर तरह के कैंसर की जो सोर्स है, शुरुआत है, उसको रोकने के लिए जी कॉम्प्लेक्स हमने डाला है। जी फॉर गैनोडर्मा ग्रैप्सिड एंड ग्रीन टी। एक और एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल कॉम्प्लेक्स हमने इसमें डाला है, कुर्कुमिन C3, लाइकोपिन, बायोपेरिन। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इज नियर अबाउट एंटी कैंसर आप कह सकते हो। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी को इनहेंस करने के लिए हमने बेसिल, जिंजर और मैंगोस्टीन डाले हैं। सो ये 3 तरह के जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये आप 30+ फीमेल्स को देना शुरू करें। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एक्सेसिव डिस्चार्ज होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ये सर्वाइकल, ओवरियन, इस तरह के कैंसर के कॉज हो सकते हैं। तो जहां में भी आपको यह सिम्टम्स दिखें, आप उनको जरूर A9O को सजेस्ट करें। एक और बहुत कॉमन और खतरनाक डिजीज है लिकोरिया। क्योंकि अगर ये लॉन्ग टाइम तक आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये सीवियर इन्फेक्शन, अदर कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ तक कैंसर भी पैदा कर सकती है। सबसे पहले लिकोरिया को समझते हैं कि लिकोरिया होता क्या है और नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है। लिकोरिया का मतलब है, जैसे इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, जैसे हमारा मुंह में सलाइवा है लुब्रिकेशन के लिए, हमारे आंखों में टीयर्स हैं लुब्रिकेशन के लिए, उसी तरह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी एक लुब्रिकेंट होता है। और उस लुब्रिकेंट के बहुत सारे पर्पस होता है। वो एंटीबैक्टीरियल की काम करता है। वहां पे भी जैसे हमारे गट बैक्टीरियाज होती है, गुड बैक्टीरिया, बॉडी के जो भी ओपन स्पेस हैं, जैसे आंखों का टीयर्स, हमारे ऑरल कैविटी, जो भी हमारे ओपन स्पेस हैं, जहां में भी हवा के साथ संपर्क हो सकता है, वो जगह इज वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, वहां में इन्फेक्शन हो सकती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एरियाज का भी ओपन एरिया में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो वहां पर नेचुरली हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं और उसके लिए मॉइस्ट टेम्परेमेंट होता है, वो नॉर्मल एक मीडिया है, उससे वहां का पीएच भी बैलेंस होती है। अगर उस नॉर्मल लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज अगर बदल जाए तो उसको लिकोरिया कहा जा सकता है। अब नॉर्मल जो सिक्रेशन है, ये कभी कभी थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकती है। नॉर्मल लिकोरिया को पहचानना बहुत आसान है। उसकी जो डिस्चार्ज है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। जैसे पीरियड के दौरान हार्मोन बदलते हैं। ओवुलेशन का जो टाइम होता है, महीने में एक बार, 7 to 8 डेज आफ्टर पीरियड, ब्लीडिंग के 7-10 दिन के बाद, एक दिन ऐसा आएगा, 2 दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर भी सबसे तेज होगा, उस दिन आपके बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा भी सबसे ज्यादा होगी, उस दिन आपकी डिस्चार्ज भी सबसे ज्यादा होगा। तो वो ओवुलेशन का टाइम है, हार्मोनल चेंजेस। ऐसे में ज्यादा डिस्चार्ज होती हैं।
सो नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो पतला होता है, वो मिल्की व्हाइट होता है या फिर कलरलेस भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट या फिर मिल्की व्हाइट, दोनों में से एक, नो अदर कलर, मिल्की व्हाइट या फिर ट्रांसपेरेंट और पतला। इसमें कोई स्मेल नहीं होता, या फिर अगर होगा भी वेरी माइल्ड। ये ओवुलेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, हार्मोनल चेंजेस के दौरान नेचुरली होते रहता है। जो एबनॉर्मल लिकोरिया है वो येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा। दिस इज एबनॉर्मल। इसमें एक बहुत स्ट्रांग और फाउल स्मेल होगा, बैड स्मेल। इसके साथ इचिंग, बर्निंग और पेन भी होगा। ये थिक होगा, क्लम्पी होगा और फ्रोदी टेक्सचर इसमें हो सकती है। लिकोरिया के जो सिम्टम्स हैं आप देख सकते हैं। आपको हमेशा थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, पैरों के नीचे जलन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, सर दर्द होना, एब्डोमेन के एरिया में पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये आपको फ्रीक्वेंटली दिखेगा। जो एबनॉर्मल लिकोरिया है वो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन से होती है, मल्टीपल इन्फेक्शन, और ये पुअर हाइजीन मेंटेनेंस के कारण होती है। ज्यादातर रूरल एरियाज में हमने देखा था, 2012 से लेकर 2015 तक हमने बहुत सारे स्टेट में WHO, यूनिसेफ के साथ फीमेल और चाइल्ड हेल्थ का बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो हमने देखा, अगर आपके नाखून बड़े हैं, वॉशरूम यूज करने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद, इफ यू आर गोइंग टू पास ऑन स्टूल, उसके बाद जब आप क्लीन करते हैं, दैट कॉन्टामिनेटेड फिंगर्स अगर आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज में टच होती हैं, वहां से लिकोरिया कॉज करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस ट्रांसमिट हो सकती हैं। दिस वॉज द मोस्ट कॉमन कॉज आइडेंटिफाइड सो फार, ये सबसे कॉमन कारण आइडेंटिफाई हुआ था। सो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाखून छोटा होना चाहिए। सो पुअर हाइजीन के कारण, स्ट्रेस के कारण ये हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, डिस्चार्ज ज्यादा हो सकती है। अगर इन्फेक्शंस के कारण हो तो ये कॉमन इन्फेक्शंस हैं, STI, बेबी एनिस्ट इन्फेक्शन। बीबी का मतलब है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, एक खास तरह का बैक्टीरिया जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। और जैसे मैंने कहा, कॉन्टामिनेशन से होता है। अगर आपके कॉन्टामिनेटेड फिंगर्स प्राइवेट पार्ट्स को टच करते, देन इट कैन हैपन। ईस्ट के इन्फेक्शन से हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से हो सकती है। अब इसमें एक स्टेटिस्टिक्स ये कहती है, ऊपर का जो दो तीन कारण है, लिकोरिया, प्रेगनेंसी के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण, इन कारणों से जो लिकोरिया होती है वो कम नंबर में होती है, इन्फेक्शन से ज्यादा होती है। इसमें एक और बात आइडेंटिफाई हुआ है, जो मैरिड कपल्स हैं, अगर ऐसे वाइफ को लिकोरिया है, इन्फेक्शियस लिकोरिया है, तो हमने उनको एंटीबायोटिक्स दिया, दो बाकी सारे ट्रीटमेंट किए, उनका लिकोरिया ठीक हो गया। लेकिन दिस इन्फेक्शन इज कैरिड बाय द हस्बैंड। हस्बैंड में सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन उनके बॉडी में ये माइक्रोब्स हैं। सो बाद में ये माइक्रोब्स वापस वाइफ के बॉडी में आ जाती हैं। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे फीमेल्स के लिकोरिया ठीक होता है फिर आता है, ठीक होता है फिर आता है। सो इसका जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक दोनों को देना होता है, हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, लिको UT1, लिकोरिया के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। और ये प्रोडक्ट किसी भी लिकोरिया वाले फीमेल्स को जब आप देते हैं, आप उनके स्पाउस को जरूर दें। इसमें कारोंडा अश्वगंधा डाला गया है, जो यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखता है और इन्फेक्शन को कम करता है। अशोका फीमेल का हेल्थ टॉनिक है। नाक केसर लिकोरे के सिम्टम्स को कम करता है। धाई फूल, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये कम से कम 1 महीना तक हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी यूजिंग टुगेदर। 1 महीने में सिम्टम्स आपको कम होता हुआ दिखेगा, आप इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लिकोरे के दौरान कमजोरी, थकावट, चक्कर आना, ये फ्रीक्वेंटली होता है फीमेल्स को। ऐसे केसेस में आप उनको मल्टीविटामिन हेमोफोर्टिन सजेस्ट करें। मेनोपॉज के बारे में ज्यादा डिटेल में, आपके बॉडी में हार्मोन होता है, इट विल रिमेन फॉर ओवर फ्यू ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 साल तक ये पीरियड रह सकता है। इसके सिम्टम्स सबसे पहले राइट वाला चार्ट को देखते हैं। हेडेक होना, सर दर्द होना, हॉट फ्लैशेस आना, सडनली आपको इस वाले पार्ट में गर्म लगेगा, ब्लीडिंग गम,
आपके मसूड़े से ब्लीडिंग हो, और इसके साथ ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पल्पिटेशन, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाना, तेज होना। यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेस होना, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन की फीलिंग्स आएगी। स्किन आपका ड्राई होगा, इचिंग, खुजली हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है। यूट्रस में आपको चेंजेस दिखेंगे, इरेगुलर, शॉर्ट, लॉन्ग, इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड्स आपको फील होगा। आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ड्राइनेस फील होगा, इचिंग होगा, श्रिंकिंग हो सकती है। बोन्स, हमारे जो हड्डियां हैं वो इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ कनेक्टेड हैं। ये दोनों हार्मोन जब मेनोपॉज में बंद होती हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस में आपको कमजोरी, थकावट, नींद आना, आपकी मेमोरी कम हो जाना, एंजाइटी होना, मूड स्विंग होना, लिबिडो कम हो जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। आपका वजन बढ़ सकता है, नाइट स्वेट भी हो सकता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हार्मोन की मात्रा, एस्ट्रोजन कम हो जाता है जिसके कारण एस्ट्रोजन ओवरी में ये बनती है, वहां पे कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम ज्यादा, इरेटिक तरीके से कम ज्यादा होगा। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वॉल्स पतले हो जा सकते हैं। मूड स्विंग होना, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, लिबिडो कम होना, इरेगुलर इरेगुलर पीरियड्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्राई हो जाना।